Subscribe our channel and press bell icon for notifications. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिब इल्मों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सबक नंबर 7 10वीं जमात का लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसका उन्वान है जबानों का घर हिंदुस्तान। क्या है? जबानों का घर हिंदुस्तान। क्या है? जबानों का घर हिंदुस्तान। इसके जो मुसन्निफ हैं, जब भी किसी भी कहानी के लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मुसन्निफ बोलते हैं। याद रहे, किसी भी कहानी के लिखने वाले को हम लोग मुसन्निफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसन्निफ बोलते हैं। और जब भी किसी गजल हो, नज्म हो, हमद हो, उसको लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? शायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शायर। तो जो है जबानों का घर जो हिंदुस्तान है, इसके मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। इसके शायर कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। जबानों का घर हिंदुस्तान। सैयद एहतशाम हुसैन, जिनकी विलादत यानी पैदाइश। विलादत माने पैदाइश। विलादत के माने पैदाइश। जिनकी पैदाइश कब हुई? सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत 1912 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1912 ईस्वी में। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1912 ईस्वी में सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत होती है। और प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, जिला आजमगढ़, यूपी में हुई। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, जिला आजमगढ़, यूपी में हुई। कहाँ हुई? आजमगढ़, जो शहर यूपी के अंदर है। यही उनकी इब्तदाई तालीम, यानी उनकी शुरुआती तालीम जो है वो आजमगढ़ में ही हुई। उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? आजमगढ़ में ही हुई। और आला तालीम के लिए वो इलाहाबाद गए, और ऊंची तालीम के लिए कहाँ गए? इलाहाबाद गए। यही उनका इंतकाल भी हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ? सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल इलाहाबाद के अंदर हुआ। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल और नक्कादों में होता है। वह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वह कई किताबों के मुसन्निफ थे। तनकीदी जायजे, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़, अदब और शऊर, अफकार व मसाइल और एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का अपने एक सफ़रनामा भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में उर्दू और अदब की तारीख मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। यह सबक उन किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। सैयद एहतशाम हुसैन की वफात जो है वो 1972 ईस्वी में हुई। कब हुई? सैयद एहतशाम हुसैन की, सैयद एहतशाम, है ना, सैयद एहतशाम हुसैन की वफात जो है कब हुई? 1972 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी के अंदर सैयद एहतशाम हुसैन की वफात होती है। जो सबक है हमारा, उसका उन्वान है जबानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को जबान का घर कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर कई मजहब के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ अलग अलग बोलियां बोलते हैं, इसलिए इसको जबानों का घर हिंदुस्तान कहा गया है। चूंकि हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है और ये मुल्क है, इसमें कई मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरीके से उनकी बोल चाल है। इसलिए इस सबक का उन्वान है जबानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कई ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती है। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं। कहीं फैले रेगिस्तान है जिनमें आबादी कम है। कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर। कहीं जमीन जो क्या उगलती है?
सोना उगलती है और कहीं बंजर और कुछ पैदा नहीं होता। यहां फिर यहां के बसने वालों को देखो तो काले भी हैं और गोरे भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी हैं, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के लोग हैं। यहाँ खूबसूरत भी है, काला भी है, गोरा भी है ना। और किसी किसी का चेहरा जो है बिल्कुल व्हाइट भी होता है, और खूबसूरत भी है, बदसूरत भी है, लंबे कद वाले भी है, छोटे कद वाले भी है, लंबा भी है, छोटा भी है। और जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले इंसान भी मौजूद है, और जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं, और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की जबानें और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहां आबाद हैं, बस थोड़े ही दिन से यहां इस शहर के अंदर आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी, अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब जबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अलग अलग कौमें हैं और अजीब अजीब जबानें हैं, इससे लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो मुल्क के बड़े होने की निशानी, इसलिए हमारा हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मुल्क है, निशानी है। इसमें अलग अलग होने पर भी सब मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। ये मुल्क में बड़े होने की निशानी है, इसमें अलग अलग होने पर भी सब मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। ये बताना कठिन है कि 5000 वर्ष पहले यहां कौन लोग बसते थे। ये बताना बहुत कठिन है कि यहां 5000 वर्ष पहले कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस जमाने में यहां दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना का कुछ मुश्किल नहीं कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वैश्यों की तरह जिंदगी बसर करते थे, दरिंदों की तरह जिंदगी बसर करते थे, और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों के, छोटी छोटी जंगलों के अंदर टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें के कुछ लोग यहां भी पहुंचे, उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वह जो जबान बोलते थे वह आज भी अलग है। जो लोग टोलियों के अंदर घूमते थे, वो जो जबानें बोलते, जिसको हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, वो जो जबानें बोलते हैं वो आज भी अलग है। उनसे गोल और मेंढा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोलियां बोलती ना हो। यहाँ तमाम इंसान में मिलती है। उनके 1000-1500 बरस के बाद दरावर लोग पश्चिम की तरफ से आए और वह लोग जिन्हें दरावर कहा जाता है, यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल और तेलुगु जबाने के नाम भी सुने होंगे, तुमने तेलुगु जबान के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं लोगों की जबान है, ये उन्हीं लोगों की जबान है। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आमतौर से तारीख में आर्या कहा जाता है, जो इस कौम को क्या कहा जाता है, आर्या कहा जाता है। आर्या कहा जा तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो जबान बोलते थे उसे आर्याई जबान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने जमाने की फारसी और यूरोप की कई जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती है। और जब तुम आगे बढ़कर इन जबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मजेदार है, मगर यहां उसके बयान करने का मौका नहीं है।
बस याद रखना चाहिए, बस याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्याइयों की जबान है। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तमाम लोग जो है संस्कृत नहीं बोल सकते। यहां पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते हैं या मिली जुली जबानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदुओं की जबान होकर रह गई, आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो जबानें बोलते थे उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक एक जबान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतिक थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों में ही गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें करने लगे, धर्म कर्म की बातें की। इस वक्त दूसरी प्राकृतियों या जबानों का जिक्र करने की जरूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृतिक बोली जाती थी, हमें इसी से काम है। इस प्राकृतिक को शोर सेनी कहते, क्या कहते हैं? शोर सेनी कहते हैं। उसी के पेट से वह भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और आसामी, उड़िया भी नई आर्याई जबानें हैं। यह भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, इन जबानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज्यादा समझ में आएंगी और मालूम होगा कि 1000 के बाद जो नई जबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू जबान भी थी। यह जबान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी। उसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर यह जबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहां की जबानें नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये जबानें कहां की रहेगी? हिंदुस्तानी ही जबान रहेगी। कहां की जबान रहेगी? हिंदुस्तान की ही जबान रहेगी। इसलिए अब हम लोग जो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कहानी का हम लोग खुलासा पढ़ते हैं इंशाअल्लाह रहमान जी। हिंदुस्तान जो है, इस सबक का खुलासा है, हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है, जिसमें ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां, दरिया भी है और रेगिस्तान भी है। यहाँ कहीं बंजर जमीन है तो दूसरी तरफ सोना उगलती मिट्टी भी है। कहीं बंजर जमीन है तो कहीं सोना उगलती मिट्टी भी है। यहाँ मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग रहते हैं, जो छोटे बड़े कद के हैं, जो दूसरी तरफ खूबसूरत और बदसूरत भी है। इस हिंदुस्तान में आज भी जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में मजहबी पढ़े लिखे लोग भी हैं। ये लोग मुख्तलिफ जबानें और बोलियां बोलते हैं। हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आबा वजदाद और 5000 बरस पहले यहाँ कर बसे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी ही दिन हुए हैं। चुनांचे हमारा मुल्क भांत भांत के रंग व नस्ल, मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के बोलने वालों से मिलजुल कर एक बड़ा मुल्क बन गया है। हम जानते हैं कि पहले ज्यादातर लोग वैश्यों की तरह जिंदगी बसर करते थे, जानवरों का शिकार करते, दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। उनमें से कुछ लोग यहाँ भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वह जो जबान बोलते थे वो आज भी अलग है। इनमें से गोल और मेंढा कबीले मशहूर हैं। उनमें 1000-1500 बरस के बाद पश्चिम की तरफ से द्राविड़ लोग आए। वह लोग द्राविड़ थे। आज भी मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तमिल, तेलुगु उन्हीं लोगों की जबानें हैं। ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक और कौम बसती है जिसे आमतौर से तारीख में आर्या कहा जाता है। ये लोग खूबसूरत और बहादुर थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। लगभग 3500 बरस पहले ये हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ पुराने बसने वालों को हरा कर उत्तरी भारत में बस गए। ये लोग जो जबानें बोलते थे उसे आर्याई कहते हैं। इस जबान में बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। संस्कृत, यूनानी, जर्मन पुराने जमाने की
फारसी और यूरोप की कई जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती है। संस्कृत हिंदुस्तान में बसने वाले आर्याई की जबान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते। पुराने बसने वाले अपनी पुरानी बोलियां बोलते या मिली जुली जबानें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता और अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतिक थी। जब बुद्ध मत को उरूज हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए साधु संतों ने आम लोगों पर असर डालने के लिए प्राकृतों में गीत और भजन लिखे, धर्म कर्म की बातें की। उत्तरी भारत में जो प्राकृतिक बोली जाती थी उसे शोर सेनी कहते हैं। उससे वह भाषाएं पैदा हुई जिन्हें हिंद और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और आर्याई भी नई आर्याई जबानें हैं। 1000 से जो नई जबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें से एक उर्दू भी है। ये जबानें भी बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई हैं। लोगों ने उसे तरक्की दी। ये जबान अगर कहीं दूसरे मुल्क में भी बोली जाएगी तो वहां की जबानें नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये था मेरे प्यारे बच्चों सबक का खुलासा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इसके अल्फाज माने, मुश्किल अल्फाज के माने और सवाल और जवाब लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।